Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा इनिशियली तो प्लान था टेस्ट डिस्कशन, लेकिन आज लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। मैं चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर कंक्लूड हो जाए, इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कल और परसों टेस्ट जो है हमारे उनकी डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 जो हमारा चैप्टर 26 का लास्ट कंसेप्ट है, इसको कवर करेंगे। पास्ट पेपर के कुछ केस स्टडीज़ की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 26 में प्रीवियस लेक्चर्स में से किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी 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 एसोसिएटेड क्वेश्चन है कि एसोसिएटेड कंपनी की जो एक्सेप्शंस है जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में लिखी हुई हैं, समझ नहीं आ रही कि इन एक्सेप्शंस को कैसे अप्लाई करना है। ये एक्सेप्शंस की तरफ आते हैं, पेज 247 पे आइए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 एक्सेप्शंस, वो में क्या कह रहा है फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसीडर टू डिटरमिन स्टेटस ऑफ एसोसिएट। यानी जब हमने कोई कंपनीज आपस में एसोसिएट हैं कि नहीं, ये स्टेटस डिटरमिन करना है। वो कह रहा है इन पर्सन्स को, इनको आपने इंक्लूड नहीं करना, कंसीडर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल है नॉमिनी डायरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, नॉर्मली ऊपर जो डेफिनेशन उसने एसोसिएटेड कंपनी की दी है, उस डेफिनेशन के मुताबिक जो एक कंपनी में डायरेक्टर है और किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हो, तो वो दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हो जाती हैं। ठीक है, कॉमन डायरेक्टरशिप, कॉमन मैनेजमेंट की वजह से वो दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड हो जाती हैं। अगर एक बंदा एक कंपनी में भी डायरेक्टर हो और दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर। लेकिन कहते हैं अगर वो पर्सन जो डायरेक्टर है किसी एक कंपनी में, वो नॉमिनी डायरेक्टर है, यानी फर्ज कीजिए कोई एक पर्सन कंपनी ए में भी डायरेक्टर है, बी में भी डायरेक्टर है। बी में डायरेक्टर है अपनी बेनिफिशियल होल्डिंग की वजह से, उसने अपने शेयर्स खुद ओन किए। लेकिन ए में डायरेक्टर है क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है। कहते हैं अब ये नॉमिनी डायरेक्टर है, इससे हम एसोसिएटेड कंपनी का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी इस केस में ए और बी दोनों एसोसिएटेड कंपनीज नहीं होगी। लेकिन अगर वो जो बी में डायरेक्टर है वो कंपनी सी में भी कोई शेयर्स एक्वायर कर लेता है और कंपनी सी में भी बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग की वजह से डायरेक्टर बन जाता है, तो बी और सी एसोसिएटेड बन गई। लेकिन ए और सी स्टिल एसोसिएटेड नहीं है क्योंकि वहां पे वो नॉमिनी डायरेक्टर है। ये पॉइंट समझ आ गया? एग्जैक्टली सिमिलर कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, कि अगर एक जगह पे उसे किसी एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और दूसरी कंपनी में वो अपनी बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग की वजह से डायरेक्टर अपॉइंट, तो अब ए और बी दोनों एसोसिएटेड कंपनीज नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि वो एक जगह पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सेप्शन है। तो नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई होगा। ये समझ आ गया आपको? नेक्स्ट आगे चलते हैं। शेयर्स ओन्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और शेयर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी। ये दोनों पर्संस नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज हैं। ये दोनों कंपनीज हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी और सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी भी, जिसे सीडीसी कहते हैं। कहते हैं इनके पास लोग पैसे या शेयर्स लिखवाते हैं। एग्जाम्पल दोनों में सेम तरीके से कंसेप्ट अप्लाई होता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी की। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में लोग अपने शेयर्स लिखवाते हैं, किस लिए? बतौर अमानत। मुझे बताइए जरा सोच के, अगर किसी एक बंदे ने बेनिफिशियल ओनरशिप उसके पास है, पर्सन के पास कंपनी के 60% शेयर्स है, उसने उसे सीडीसी में जमा करवा दिए, क्या वो दूसरी कंपनी जिसके शेयर्स हैं वो सीडीसी की सब्सिडरी बन गई? क्यों नहीं बनी? क्योंकि सीडीसी बेनिफिशियल ओनर नहीं है उसकी। बेनिफिशियल ओनर तो वो पर्सन है, वो तो उसने बतौर अमानत जो है उसके पास रखवाए हैं। तो इसीलिए कह रहा है जो शेयर्स
नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के पास लोगों ने लिखवाए हैं, उनको हम एसोसिएटेड या सब्सिडरी वगैरह का रिलेशनशिप डिटरमिन करने के लिए कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप इनके पास नहीं है। हाँ, एक जगह पे वो कहता है कि अगर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी अपने पैसों से किसी दूसरी कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं अपने पैसों से, बेनिफिशियल शेयर, तो फिर वो एसोसिएटेड हो सकती है, लेकिन ऐसा कम होता है। नॉर्मली तो लोगों ने शेयर रखवाए होते हैं। इसीलिए जो शेयर नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के पास हैं, उन्हें एसोसिएटेड का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए कंसीडर नहीं किया जाए। क्लियर हो गया जी? चलिए। और जी नहीं, वो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को कहा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट वाला जो है उसकी एक्सेप्शन है जी। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22 का लास्ट पार्ट का है उन्होंने। हाँ, A public listed company has just finalized its half yearly accounts. It wants to declare an interim dividend. तो कर सकती है, कोई इशू नहीं। From which authority would the interim dividend require approval? Directors या board of directors लिख ले, board लिख ले। Are there any limits to the amount of interim dividend? कोई लिमिट है? देखिए, लिमिट तो नहीं, रिस्ट्रिक्शन है। लिमिट तो नहीं है, जितना भी डिविडेंड मुनासिब समझे दे सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है। अब मार्क्स चूंकि 2 है तो इसलिए मेरा रिस्ट्रिक्शन बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख दें कि देयर इज नो लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अमाउंट कोई भी आप प्रेस्क्राइब कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस है लेकिन। और रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं भला? रिस्ट्रिक्शंस कौन सी है? डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? लैंड, बिल्डिंग। एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर क्या होते हैं? फिक्स एसेट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था? डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सॉरी, आउट ऑफ अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? कि आपने जो इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर्स या डिबेंचर्स वगैरह खरीद के रखे हुए हैं और उनकी प्राइस बढ़ जाती है, अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड करते हैं ना शायद, प्रॉफिट जो प्राइस का डिफरेंस होता है। कहता है इसको भी आपने डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अकाउंटिंग में शायद इसको प्रॉफिट ट्रीट करते हैं, लेकिन लॉ कहता है डिविडेंड नहीं करना। और फिर जो फाइनल डिविडेंड है, इसकी अमाउंट डायरेक्टर्स की रिकमेंडेड अमाउंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन अगर यही होता, आर देयर एनी लिमिट्स टू द अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, फर्क सिर्फ ये होता कि इंटरिम की बजाय फाइनल का लफ्ज होता, फिर हम क्या कहते हैं? क्या रिस्ट्रिक्शन है, लिमिट है कोई? हाँ, जो डायरेक्टर्स ने अमाउंट प्रपोज की है उससे वो लिमिट है हमारी, उससे ज्यादा अप्रूव नहीं कर सकते। क्लियर हो गया क्वेश्चन में? और कोई क्वेश्चन? फर्स्ट 2 पॉइंट्स के साथ अप टू लिखा हुआ है, लेकिन थर्ड के साथ और नेक्स्ट 5 इयर्स है, तो यानी फर्स्ट 2 में अप टू 5 मिलियन और अप टू 2 इयर्स है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इन्हें लेके पर 5 सालों के लिए होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। केस स्टडी 26 में लास्ट टाइम में लिखा हुआ है फाइंड व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 मिलियन। एक मिनट, रेफरेंस दोबारा बताइएगा। केस स्टडी 26, ये तो शायद हमने डिस्कस कर ली हुई है, ये तो करनी है हमने। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 और 5 की, 4 और 5 की केस स्टडी डिस्कस 4 की कर ली थी हमने। हाँ, 5 की केस स्टडी डिस्कस करनी है अभी। ठीक है, चले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसी में आपका क्वेश्चन जो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5। अच्छा, कंसेप्ट में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कंसेप्ट में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जो पास पेपर के क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने लगा। चलिए, पास पेपर के क्वेश्चन पहले आइए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5, क्वेश्चन 18, व्हेन डिविडेंड इज डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड। मुझे बताइए, क्या उसने बताया है कि इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहा है कि फाइनल की कर रहा है? तो क्या इंटरिम और फाइनल के लिए रूल सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। फाइनल डिविडेंड के लिए तो होता है एट एजीएम, और इंटरिम के लिए क्या होता है? डिपेंड करता है बुक क्लोजर हुआ कि नहीं हुआ। बुक क्लोजर हुआ तो कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर जो पहली डेट होगी तब डिक्लेयर समझा जाएगा कि है, और अगर बुक क्लोजर नहीं हुआ तो फिर बोर्ड मीटिंग डेट।
अच्छा बुक, ये डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट हमारे लिए अहम क्यों है? क्वेश्चन सेट के पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि विद इन 30 डेज इसकी पेमेंट करनी होती है। क्वेश्चन 9, हु इज ऑथोराइज्ड टू डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्वेश्चन 20, कैन डिविडेंड बी पेड टू एनीवन एल्स एक्सेप्ट द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स? बिल्कुल, टू हिज ऑर्डर। वो जिसको कहेगा उसको पे कर देंगे। वो कहेगा भाई मेरे भाई को पेमेंट कर दे, उसको पेमेंट कर देंगे। क्वेश्चन 21, ए कंपनी गोइंग इनटू लॉस कैन नॉट पे एनी डिविडेंड। कंफर्म वेदर द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एक कंपनी जो लॉसेस में है वो डिविडेंड पे नहीं कर सकती अनलेस उसके क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। अगर क्यूमुलेटेड प्रॉफिट मौजूद हो तो चाहे इस साल लॉस भी हो वो डिविडेंड पे कर सकती है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह इस साल प्रॉफिट है तो पॉसिबल है कि कोई कंपनी डिविडेंड पे ना करे, बिल्कुल है, वो सारे का सारा रिटेन कर सकते हैं बिजनेस में। और उसी तरह अगर इस साल लॉस है लेकिन पिछले सालों में प्रॉफिट है तो क्या पॉसिबल है कि कोई कंपनी इस साल डिविडेंड पे करे? बिल्कुल, आउट ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट डिविडेंड पे किया जा सकता है। वो डिस्पोजल वगैरह वाले जो थे, रिस्ट्रिक्शंस थी, उनसे डिविडेंड पे नहीं किया जाता, वो वाले प्रॉफिट से डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता। लेकिन जो प्रीवियस प्रॉफिट्स हैं पिछले सालों के, उनसे डिविडेंड पे किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको? रिटेन्ड अर्निंग जिसे कहते हैं, हाँ, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह सकते। जनरल रिजर्व भी शायद ये टर्म काउंटिंग में यूज होती है। क्वेश्चन 22, ये तो भी डिस्कस हो गया हमारा। 23, when the dividend is deemed to have been declared in respect of final dividend and interim dividend। ये क्वेश्चन 18 में हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, फाइनल डिविडेंड की हेडिंग अलग देनी है आपने, इंटरिम डिविडेंड की हेडिंग अलग देनी है, जिस तरह उसने पूछा है। और मिक्स ना कर दीजिएगा, इधर फाइनल वाला इंटरिम में बता दें, इंटरिम वाला फाइनल में बता दें। आई कैप 0 नंबर देगा, वो ये नहीं कहेगा हेडिंग ठीक कर देता हूँ, वो कहता नहीं इसको पता ही नहीं है 0 नंबर। क्वेश्चन 24, on 31st July 2015 the directors of Club Engineering Limited, a listed company, declared an interim dividend of ₹5 per share। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। However, before making payment of the dividend, the company suffered huge losses due to a massive fire in the factory. CFO has informed the board of directors about CEL's inability to pay the dividend in time। CFO कह रहा है कि डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता, नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। Under the provisions of Company Act 2017, briefly describe when an interim dividend is deemed to have been declared by CEL। कब डिविडेंड डिक्लेयर समझा जाता है इंटरिम डिविडेंड? बोर्ड ने भैया हमेशा इंटरिम डिविडेंड वाले को आपने 2 हिस्सों में आंसर करना है, बुक क्लोजर हुआ या बुक क्लोजर नहीं हुआ, ठीक है। अगर शेयर ट्रांसफर बुक्स क्लोज हो गई हैं तो फिर कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर, और अगर बुक्स क्लोज नहीं हुई बोर्ड मीटिंग डे। B, consequences of non-payment of dividend within the stipulated time। 3 क्या है? 2 to 5, 2 years up to 2 imprisonment, फिर उसके बाद 2 million rupees 5 और 255 था, हाँ 2 million rupees, एक मिनट है, 255, 2 years imprisonment, 5 million rupees और 5 year डिस्क्वालिफिकेशन। हाँ ये ठीक है, मैं दोबारा दोहरा लूं। हाँ, कंसिक्वेंसेस क्या थे? 2 मिलियन, नहीं ठहर जाए, स्टार्ट करते हैं इम्प्रिजनमेंट से। 2 year imprisonment, 5 million rupees, 5 year disqualification, 2 year imprisonment, 5 million rupees, 5 year disqualification, 2 year imprisonment, 5 million rupees, 5 year disqualification। बस ठीक है, बस लग गया, ठीक है, आगे चलते हैं। C, the circumstances under which CEL may not be responsible to pay dividend to certain shareholders। जे विदहोल्डिंग ऑफ डिविडेंड। अच्छा 5 मार्क्स के साथ है तो मैं 5 पॉइंट लिखूं या 6 लिखूं? 6 क्यों लिखूं? हाँ, एक आधा गलत भी हो सकता है, तो आई कैप उसको सब्स्टिट्यूट को चेक कर लेगा। क्वेश्चन 25,
inability to pay the dividend. तो सर ये इसका आंसर नहीं लिखेंगे कि हमें मस्ट पे करना ही है? नहीं, वो हम नीचे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर कर रहे हैं। क्या हमें क्वेश्चन के ऊपर जो उसने कहा है कि इनएबिलिटी हम पे नहीं कर सकते, इसका आंसर नहीं करेंगे। हमने देखना है जो रिक्वायरमेंट में पूछ रहा है उसको आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है उसके मार्क्स नहीं होते उसको प्रोड्यूस करने क्वेश्चन में, बल्कि जो रिक्वायरमेंट है उसके मार्क्स होते हैं। हाँ, केस स्टडी क्वेश्चन में हमें गिवन इंफॉर्मेशन से रिलेट करना होता है, लेकिन इसमें देखें नेचर ऑफ क्वेश्चन, जो तीनों क्वेश्चन है उनकी नेचर देखें, कोई भी केस स्टडी बेस नहीं है। उसने सिंपल जो प्रोविजन है लॉ की उनकी रिप्रोडक्शन मांगी है। ठीक है, तो इनमें इसको क्वेश्चन से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन जो ऊपर दी गई। क्वेश्चन 25 केस स्टडी आ गई, लीजिए जी, अलर्ट हो जाइए। कह रहा है ऑन 8 September 2018 द डायरेक्टर्स ऑफ अशांति लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹5 per share एंड अनाउंस्ड बुक फ्रॉम 28 September 2018 to 3 October 2018 बोथ डेज इंक्लूसिव। 28 से लेके 3 अक्टूबर तक बुक क्लोजर है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन एएल शुड पे द अबव डिविडेंड। कब करना चाहिए? कब पे करना चाहिए? अब देखें, इंटरिम डिविडेंड पहले डिसाइड करें, इंटरिम डिविडेंड है फाइनल है, बुक क्लोजर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम पहले सिर्फ रेलिवेंट प्रोविजन लिखेंगे। रेलिवेंट प्रोविजन से मुराद सिर्फ इतना लिखेंगे कि जब इंटरिम डिविडेंड के केस में बुक क्लोजर हो तो डिविडेंड पे जो डिक्लेरेशन की डेट समझी जाती है वो है कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर, जो कि हमारे केस में है 28 सितंबर, और डिविडेंड पे करना है विद इन 30 डेज, यानी 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक, सॉरी 28 सितंबर से 28 अक्टूबर तक, 30 दिन का पीरियड, 28 सितंबर से 28 अक्टूबर तक डिविडेंड पे करना है। ये हमने उसे लीगल रेलिवेंट लीगल प्रोविजन बताई। 27 अक्टूबर तक कर लें, ठीक है, 27 अक्टूबर तक कर लें, ज्यादा एग्जैक्ट हो जाए। 27 अक्टूबर तक डिविडेंड पे करना है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने केस स्टडी को सॉल्व करते हुए रेलिवेंट, आप नोट कीजिए, पूरी की पूरी प्रोविजन नहीं छापी, सिर्फ रेलिवेंट प्रोविजन। जब बुक क्लोजर नहीं है, मैंने वो बात डिस्कस नहीं की, फाइनल डिविडेंड की बात डिस्कस नहीं की, सिर्फ जो केस स्टडी से रेलिवेंट प्रोविजन थी उसको प्रोड्यूस किया। आपने एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना है, केस स्टडी को सॉल्व करते हुए हमने लीगल प्रोविजन लिखनी होती है, लेकिन सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन, सारी की सारी प्रोविजन नहीं छापनी हमने। ये पता चल गया आपको रेलिवेंट प्रोविजन से क्या मुराद है मेरी? अच्छा फिर भाई ये तो छोटी सी बात थी, तो उससे 7 नंबर किस चीज का दिए? अच्छा आगे भी ऐड कह रहा है, आल्सो स्टेट एनी 4 circumstances in which AL may not be considered to have committed an offense for non payment of dividend। विदहोल्डिंग वाली छाप देंगे, 5-6 छाप दें इसको। 26 ये तो आई कैप के क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है। 26 इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग प्रोविजन, उसका फेवरेट स्टाइल आपको पता है, लॉ में अक्सर वो जब क्वेश्चन सेट करता है कहता है बताओ ये रूल है, इसकी एक्सेप्शन बता दो, या कोई ना कोई प्रोविजन के साथ गड़बड़ करके कहेगा इसमें से गलतियां ढूंढो। ये उसके 2 फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं लॉ में, एक्सेप्शंस और एरर्स। क्या? एक्सेप्शंस और एरर्स। हमने दोनों तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। तो यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा, एक्सेप्शन किसे? वेयर ए डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय ए कंपनी बट इज नॉट पेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट 2017, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 million। 1 की बजाय 5 कर ले, पुराने जमाने में 1 होता था, ये गलती नहीं है, ये एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। 1 पुराने जमाने में 5 हुआ करता था, यहाँ पे 5 होना चाहिए। 5 million 5 ही होता है ना, हाँ, 2 year imprisonment, 5 million रुपीज, 5 year डिस्क्वालिफिकेशन। बिल्कुल ठीक है, पक्का हो गया कंसेप्ट। इसकी एक्सेप्शन क्या होगी? हाँ, वो केसेस जिसमें डिले होगा लेकिन सीईओ को ये सजा नहीं मिलेगी, वो इसकी एक्सेप्शन बनेगी। एक्सेप्शन कह रहा है कि मुझे 3 बताओ या 4 बताओ, सारी छाप देंगे। याद कर ली मेरे भाई ने? कर रहे हैं? अच्छा चले ठीक है, कोई 3-4 तो होगी कि 3.5?
अच्छा चलें ठीक है, 3.5 भी ठीक है, आधी को तो होगी, आधी से ज्यादा बढ़ होगी जी। 20 कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए तो मेरा भाई जरा बता दीजिए वो विदहोल्डिंग ऑफ डिविडेंड की सिचुएशंस जब सीईओ लायबल है। रिवाइज करने वाला है यानी आपने पहली दफा याद कर लिया है, ये कहना चाह रहे हैं? पहली दफा याद कर लिया है। मेरे भाई ने पहली दफा याद कब किया था? कल ही किया होगा ना, परसों तो पढ़ाया है, परसों तो पढ़ाया है तो याद कल ही किया होगा ना। हैं तो कल याद किया, आज भूल भी गया। ये गजनी आपका रिश्तेदार था क्या है? ऐसा ना किया नहीं है। हर एक घंटे बाद कंसेप्ट भूल जाते हैं आप, उधर याद करते हैं उधर भूल जाता है। ऐसे ना किया करें यार। कहें सर मैंने याद ही नहीं किया, एक्सेप्ट करें ना। कहें सर मुझे टाइम नहीं मिल सका, कहें सर मुझे टाइम नहीं मिल सकता। अब बोलना भाई, अब कहें मुझे बहुत से काम है दुनिया में, कहें सारी दुनिया के काम मैंने ही तो करने होते हैं। शाबाश, चले आज मेरा भी छोटा सा काम कर देना भाई। ये चैप्टर याद कर लेना, मेहरबानी आप। बस ला याद करते, अकाउंटिंग सारी पढ़ लेते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, सिर्फ ये जो लॉ है ना इसकी वजह। चले कोई बात नहीं जी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कोई नहीं, आज के कंसेप्ट की तरफ चलें। अच्छा, वो कहता है जी आज का कंसेप्ट बेसिकली दुनिया के उन चंद लोगों पे बेस कर रहा है जो खुद गर्ज नहीं है, हैं जो, हाँ बिल्कुल, हाँ जो जिनको किसी किस्म का लालच नहीं है। कंपनी उनको कहती है भैया हमने डिविडेंड अनाउंस किया है, बोनस शेयर्स अनाउंस किए हैं, या आपने एप्लीकेशन दी थी कि आप शेयर खरीदना चाहते हैं, पैसे भी जमा करवा दिए थे, हम शेयर्स आपको देना चाह रहे हैं, आइए आप हमसे शेयर्स ले लें। वो कहते हैं नहीं हमने नहीं लेने। उनके घर पे शायद कंपनी ने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह जो शेयर्स हैं जो डिविडेंड है वो भिजवाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो वापस आ गए हुए, अनडिलीवर्ड वापस आ गए होंगे। उनके जो उन्होंने बैंक अकाउंट लिखवाया था उसमें पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश शायद की होगी डिविडेंड की, लेकिन वो बैंक अकाउंट का नंबर गलत था। और इस सूरत में जब कंपनी को ये जो भी डिविडेंड वारंट्स वगैरह डिस्पैच करती है या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ये ट्रांसफर ना हो सके, डिस्पैच ना वापस आ जाए, तो फिर कंपनी इंतजार करती है कि ये शेयर होल्डर खुद से कहेंगे कि सर आप लोगों ने तो डिविडेंड अनाउंस किया था, हमें अभी तक नहीं मिला, हमें डिविडेंड दे दीजिए, तो हम इनको डिविडेंड पे कर देंगे। तो कंपनी इंतजार करती रहती है, लेकिन ये लोग नहीं आते। इस सिचुएशन के ऊपर ये कंसेप्ट बेस्ड कर रहा है और इस कंसेप्ट को कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। वैसे तो पूरा कंसेप्ट है अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड शेयर्स, अनक्लेम्ड शेयर्स एंड अनक्लेम्ड मुदारबा सर्टिफिकेट, लेकिन आपको मुदारबा सर्टिफिकेट पे गौर करने की जरूरत नहीं है, अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयर्स के ऊपर ही फोकस करना है। और यहाँ पे जहन में रखिएगा कि अनक्लेम्ड का मतलब क्या है। अनक्लेम्ड का मतलब है नॉट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स, नॉट रिसीव्ड बाय, के शेयर होल्डर ने रिसीव ही नहीं किया। अच्छा, किसको नहीं किया रिसीव? डिविडेंड को या शेयर्स को। कंपनी ने एनुअल डिविडेंड अनाउंस किया, लेकिन वो डिस्पैच नहीं हो सका, किसी वजह से ट्रांसफर भी नहीं हो सका, कंपनी ने अपने पास बतौर अमानत रख लिया, शेयर होल्डर आएंगे तो उनको हम दे देंगे, वो नहीं आए। या अनक्लेम्ड शेयर्स, अनक्लेम्ड शेयर्स किस कंटेक्स्ट में हो सकते हैं कि कंपनी ने शेयर्स इशू करने थे, उन्होंने अप्लाई किया, पैसे भी जमा करवा दिए, लेकिन शेयर्स रिसीव करने के लिए नहीं आए। ठीक है, इस जैसा मिलता जुलता एक कंसेप्ट है, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूं
कि नॉर्मली अब शायद प्रोविजंस डिफरेंट हो, अब का मुझे याद नहीं है, लेकिन आज से कोई तकरीबन 12-13 साल पहले प्रोविजन ये होती थी, अब भी मेरा ख्याल है मिलती जुलती प्रोविजन होगी कि अगर कोई अकाउंट होल्डर किसी ने बैंक में अकाउंट खोला, उसमें पैसे रखे और फिर उसके बाद भूल गया, 5 साल तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही ना हुई, एक तो 6 महीने तक ट्रांजैक्शन ना डॉर्मेंट कर देते हैं उसको, वो फिर ब्रांच मैनेजर से कहे तो वो एक्टिवेट कर देता है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए 5 साल तक कोई ट्रांजैक्शन है, फिर उन पैसों का क्या करे? क्या वो बैंक अपनी अदर इनकम बना लेता है? गवर्नमेंट कहती है नहीं भैया पहले मेरा हक है, ऐसे सारे पैसे आपने मुझे आके जमा करवाने हैं। अगर आप मेरे से कहें सर ये लंबी चौड़ी बात सारी छोड़े, हमें 2 हरफी बात बताएं कि अगर कंपनी के पास लोगों के पैसे या शेयर्स पड़े हैं, कंपनी के पास लोगों के शेयर्स या डिविडेंड पड़े हैं और लोग डिविडेंड या शेयर्स लेने के लिए नहीं आते, तो फिर वो किधर जाएंगे? मैं कहूँगा फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट कहेगी ऐसे सारे पैसे आप मेरे हवाले कर दीजिए। बेसिक कंसेप्ट ये है। अब अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब, अनक्लेम्ड का मतलब समझ आ गया, डिविडेंड या शेयर्स, ये कंसेप्ट दोनों पे अप्लाई होता है। मुदारबा सर्टिफिकेट भी है, उसको समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ जहन में रख ले, एग्जाम में क्वेश्चन में कहीं वर्ड यूज करे कंफ्यूज ना हो जाइएगा। मुदारबा सर्टिफिकेट इज इक्वल टू शेयर्स हमारे लिए, टेक्निकली फर्क है लेकिन हमारे लिए क्या है, कंसेप्ट समझने के लिए मुदारबा सर्टिफिकेट इज इक्वल टू शेयर्स। कहता है लीजिए जी क्या करना है, हमने सीखना क्या है, 3 कंसेप्ट सीखना है। पहला कंसेप्ट के, बल्कि 2 कंसेप्ट, प्रोसीजर क्या होगा अगर कंपनी के पास अनक्लेम्ड डिविडेंड है, इसके साथ करना क्या है इसका। ये पहला नोटिस टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को नोटिस देना है, इसके बारे में कुछ उसने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है। दूसरे स्टेप पे क्या करना है, फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देना, हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को नहीं, फेडरल गवर्नमेंट को, हुकूमत पाकिस्तान को वो डिविडेंड या शेयर जो अनक्लेम्ड है ट्रांसफर कर देना है। अगर बाद में कहीं कुछ अरसे के बाद वो शेयर होल्डर जाग जाए अचानक, जो 3 साल से सोए हुए थे, अचानक उनकी आंख खुले, उन्हें पता चलो वो तो डिविडेंड लेना था, तो क्या अब कोई ऐसी सूरत हाल है कि वो डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं या शेयर्स वापस ले सकते हैं? बिल्कुल है, उसका प्रोसीजर है। तो आज का कंसेप्ट बेसिकली प्रोसीजरल है, जो हमें 2 प्रोसीजर के बारे में बताता है। अगर कंपनी के पास 3 साल से कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड या शेयर्स पड़े हैं, उनका क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। और दूसरा, अगर बाद में डिस्पोज करने के बाद में अगर शेयर होल्डर आ जाता है, तो क्या वो वापस रिसीव कर सकेगा या नहीं, और किस प्रोसीजर से रिसीव कर सकेगा, वो प्रोसीजर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है अगर कंपनी के पास पड़े हुए हैं कुछ अनक्लेम्ड डिविडेंड। अच्छा, कब से अनक्लेम्ड है? अनक्लेम्ड है कितने साल से? 3 साल से। फ्रॉम डेट व्हेन ड्यू, जिस दिन ड्यू हुए थे। जैसे डिविडेंड जिस दिन ड्यू, एजीएम से काउंट करने, ठीक है। अगर फाइनल डिविडेंड नहीं रिसीव किया तो एजीएम की डेट से देखने हैं। कंपनी 3 साल तक अपने पास बतौर अमानत संभाल के रखेगी। 3 साल जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद क्या, जैसे फर्ज कीजिए कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 31 दिसंबर 2015 को, 31 दिसंबर 2015 को ये डिविडेंड और सॉरी ये ईयर एंड है 31 दिसंबर 2015। 28 फरवरी को हुई एजीएम और एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। एजीएम कब हुई? 28 फरवरी। डिविडेंड कब डिक्लेयर किया गया? ड्यू कब हुआ? 28 फरवरी 2016 को। बताइए इसके 3 साल कब पूरे होंगे? 28 फरवरी 2017 एक, 28 फरवरी 2018 2, 28 फरवरी 2019 3, यानी उस दिन का जो डिविडेंड। अच्छा, अब फर्ज कीजिए कंपनी तीनों सालों में डिविडेंड डिक्लेयर करती आई है सेम डेट पे। 28 फरवरी 2019 को, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, 28 फरवरी 2019 को 1 साल का डिविडेंड आगे ट्रांसफर होगा या तीनों सालों का? 1 साल का, क्योंकि सिर्फ 1 साल ऐसा हुआ है, 1 साल का डिविडेंड है जिसको 3 साल हो गए, बाकियों को 3 साल तो नहीं हुए ना, ठीक है। सिर्फ तो
जिस अनक्लेम डिविडेंड को 3 साल हो गए हैं, कंपनी ने क्या करना है, शेयर होल्डर को नोटिस सेंड करना है, और नोटिस सेंड करना है 90 डेज का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है नोटिस सेंड करो और उसे कहो आपके पास 90 दिन का टाइम है, इस नोटिस के 90 दिन के अंदर अंदर आके अपना डिविडेंड, अपने शेयर जो हमारे पास पड़े हुए हैं अनक्लेम्ड, वापस ले लें। ये नोटिस कंपनी सेंड करेगी कितने दिन का, और किधर सेंड करेगी भला, अखबार में के शेयर होल्डर के घर के एड्रेस पे, घर के एड्रेस पे। शेयर होल्डर आ जाए, ठीक, डिविडेंड ले जाएगा, शेयर्स अनक्लेम ले जाएगा। अगर शेयर होल्डर नहीं आता, कंपनी दोबारा 90 दिन का नोटिस देगी, आखिरी नोटिस, दोबारा 90 दिन का नोटिस देगी। लेकिन अब की बार ये नोटिस उसके घर के एड्रेस पे नहीं होगा, न्यूज पेपर, अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा। और आपको पता है अखबार में जब भी इश्तिहार दिया जाता है वो 1 इंग्लिश 1 उर्दू, वर्ल्ड वाइड नहीं। हाँ, एक कराची की बिरयानी नहीं, वर्ल्ड वाइड फेमस भाई, ये नेशन वाइड भाई, नेशन वाइड। जंग में दे दो, नवाए वक्त में दे दो, एक्सप्रेस में दे दो, न्यूज में दे दो, नेशन वाइड सर्कुलेशन। अब बताइए, कंपनी के पास डिविडेंड पड़ा, 3 साल हो गए, क्या करे कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स अपनी जेब में डाल लें, क्या करें, 90 दिन का नोटिस भेजें, किसको, नहीं आता 90 दिन में, फिर दोबारा 90 दिन का नोटिस भेजे, लेकिन अब की बार पब्लिश करवाना है, कहाँ, 1 इंग्लिश 1 उर्दू, नेशन वाइड सर्कुलेशन। आगे चलें, अगर फाइनल नोटिस जो भेजा था उसका भी पीरियड गुजर जाए, फाइनल नोटिस का पीरियड क्या था मेरे भाई, 3 साल के 5 साल, कोई नहीं बोलेगा, और 3 साल के 5 साल, फाइनल नोटिस का पीरियड 3 साल। शाबाश, भाई के लिए तालियां हो जाए। भाई 90 डेज का पीरियड मेरे भाई, 90 डेज का पीरियड। अगर फाइनल नोटिस का पीरियड भी एक्सपायर हो जाए, फिर क्या करना है, कहता है डिपेंड करता है अब कि अनक्लेम्ड डिविडेंड है या अनक्लेम्ड शेयर्स हैं। अगर तो अनक्लेम्ड डिविडेंड है, कंपनी के पास क्या है, अनक्लेम्ड डिविडेंड है, कंपनी पैसे हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दे, क्या करवा दे, डिपॉजिट करवा दे, किसके अकाउंट में, फेडरल गवर्नमेंट ने पता है किस बैंक में अकाउंट खोला हुआ अपना, इस पर्पस के लिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी। उसका एक लंबा सा नाम है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड फंड, कुछ तरह का नाम है। हाँ, वो पढ़ लीजिएगा, उसको याद करें, सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि क्या उसके ऊपर अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड शेयर्स एंड मुदारबा सर्टिफिकेट अकाउंट के अल्फाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वही अकाउंट है जिसमें पैसे जमा करवाने हैं। किसने करवाने हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड के कि अनक्लेम्ड शेयर्स के, शेयर्स थोड़ी अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं, तो डिविडेंड होगा ना पैसा में। अच्छा चलिए, ये डिपॉजिट, अगर अनक्लेम्ड शेयर्स है, इनका क्या करना है, इनको खुद नहीं बेचना, एससीसी भाई खुद अपने, वो तो शेयर्स ही अपने हैं, वो तो थोड़ी बेचेंगे अपने शेयर्स, एससीसीपी को ट्रांसफर कर देंगे। एससीसीपी को ट्रांसफर जब कर देंगे तो फिर एससीसीपी क्या करेगा, डिपॉजिट की बजाय ट्रांसफर का लफ्ज बेहतर है, ट्रांसफर कर दे एससीसीपी को, जो इनको बेचेगा, जो एससीसीपी क्या करेगा, इन शेयर को बेचेगा, और जो पैसे आएंगे गैस करें क्या करेगा एससीसीपी, फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, जो कि अकाउंट कहां पे है, स्टेट बैंक ऑफ नेशनल। और इसका नाम क्या है, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन उसमें नोट करना है हमने, अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड शेयर्स एंड मुदारबा सर्टिफिकेट वाली बात आती है कि नहीं, अगर आती है तो वही अकाउंट है जिसमें पैसे जमा करवाना। क्लियर हो गया। बताइए, क्या एक कंपनी को जो अपने जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है गवर्नमेंट के अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल पाकिस्तान अकाउंट में डिपॉजिट करवा रही है, या शेयर्स एससीसीपी को दे दिए जो सेल करके गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा रहा है, कंपनी को इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि नहीं।
अच्छा गैस कीजिए क्यों कंपनी रिकॉर्ड रख रहे? हाँ, ताकि बाद में वो शेयर होल्डर आ भी तो सकता है, ठीक है। अगर तो शेयर होल्डर जिंदा है तो हो सकता है 2-4 सालों में आ जाए, ना आया तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के हो गए। तो इसीलिए वो कह रहा है कंपनी ने अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है जो भी सच डिपॉजिट या ट्रांसफर करवाएगी। पैसे अनक्लेम डिविडेंड तो डिपॉजिट करते हैं कंपनी, अनक्लेम्ड शेयर है तो क्या करते हैं, किसको ट्रांसफर करते हैं? बल एससीसीपी क्या करता है, सेल करके फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देता है। ये तो था प्रोसीजर। उसका करना क्या है? फर्ज कीजिए कि फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे चले गए, उसके बाद शेयर होल्डर भागा भागा आ गया। वो कहेगा मैं तो 3 साल के लिए जर्मनी गया हुआ था, अभी वापस आया और मुझे पता चला कि मेरा डिविडेंड आपने गवर्नमेंट के खातों में जमा करा दे, मुझे डिविडेंड दीजिए। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर क्या होगा? याद रखे, कंपनी कहेगी भैया अब बात मेरे हाथों से निकल गई, हमने 3 साल तक आपका इंतजार किया, 3 साल नहीं आए, फिर 90 डेज का नोटिस दिया आपके घर पे, फिर भी नहीं आए, फिर 90 डेज का नोटिस दिया हमने न्यूज़पेपर के पूरे पाकिस्तान में, जहां पे भी है आप तक इतला पहुंच जाए, आप उधर भी नहीं, हम आए फिर भी नहीं हमारे पास आए, फिर हमने गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, जो शेयर्स थे आपके डिविडेंड गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा दिया, शेयर थे एससीसीपी के हवाले कर दिया। अब हमारी किताबों के मुताबिक हमारे पास ना आपका डिविडेंड पड़ा ना शेयर्स पड़ा है, लेकिन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि एससीसीपी में हमने पैसे शेयर्स आपके एससीसीपी को दे दिए और जो पैसे हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड वो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा दिया। हम आपको इस बात का सबूत दे देते हैं लिख के कि हमारे पास आपके अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयर्स थे जो फेडरल गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा दिए, हम आपको डिविडेंड नहीं दे सकते। डिविडेंड चाहिए तो एससीसीपी के पास जाएं, अनक्लेम्ड डिविडेंड या शेयर्स चाहिए किसके पास जाएं? शेयर होल्डर भागा भागा आ गया एससीसीपी के पास। तो अगर ऐसा अनक्लेम्ड डिविडेंड या अनक्लेम्ड शेयर जो फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो चुके हैं, आप उनको रिसीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 10 साल के अंदर अंदर, यानी जिस दिन फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हुए पैसे उसके बाद 10 साल के अंदर अंदर क्लेम कर सकते हैं। तरीकाकार क्या होगा? एससीसीपी के पास जाना है, कंपनी के पास नहीं। एससीसीपी आपका क्लेम वेरीफाई करेगा। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करता है ये हमें जानने की जरूरत नहीं, वो हो सकता है कंपनी से रब्ता करके पूछे, वो हो सकता है वो डिपॉजिट स्लिप के साथ देखे कि इसी शेयर होल्डर का ये इसी दिन डिपॉजिट हुआ, जो भी उसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर की तरफ हम नहीं जा रहे। एससीसीपी लेकिन वेरीफाई करेगा क्लेम को, और अगर क्लेम वेरीफाई हो जाता है तो फिर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को फॉरवर्ड कर देगा। क्यों? क्योंकि इनके पास वो अकाउंट है जहां पे उस शेयर होल्डर के पैसे पड़े हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड भी उसी अकाउंट में पड़ा है, और अगर अनक्लेम्ड शेयर्स थे तो उनको बेच के जो पैसे आए वो भी उसी अकाउंट में पड़े हैं। तो अकाउंट से जाहिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास अकाउंट है, वही फिर उस अकाउंट से पैसे निकालेंगे। तो फॉरवर्ड कर दिया क्लेम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। अब ये क्लेम फॉरवर्ड वेरिफिकेशन जब हो गई, क्लेम फॉरवर्ड हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर इसको पेमेंट मिल जाएगी। 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट शेयर होल्डर को। अनक्लेम्ड डिविडेंड है तो जितना डिविडेंड था, और अगर अनक्लेम्ड शेयर्स थे तो जितने के बिके। जी, तो स्टार्ट करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद फिर से। हम प्रोसेस ये पढ़ रहे थे कि अगर कभी शेयर होल्डर 3 साल के बाद शेयर होल्डर आ जाए अपने अनक्लेम्ड डिविडेंड को रिसीव करने के लिए या अनक्लेम्ड शेयर्स को रिसीव करने के लिए, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? जो कि अब अगर डिविडेंड था तो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्ट कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। अगर शेयर्स थे तो एससीसीपी के हवाले किए, एससीसीपी ने सेल करके फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। अब उनका प्रोसीजर क्या होगा रिक्लेम करने का? स्टेप नंबर 1, एससीसीपी को अप्लाई करना है। एससीसीपी क्लेम वेरीफाई करेगा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर देगा।
अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान विद इन 30 डेज उस क्लेम की जो अमाउंट है जो कि वेरीफाई कर चुका है SCCP, उसे हैंड ओवर कर देंगे, पे कर देंगे शेयर होल्डर्स को। लेकिन इसमें याद रखिए, इसमें वो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कोई इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा शेयर होल्डर को। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा जो जरूरी खर्चे SCCP ने किए हैं उसको सेल करने के लिए उसको वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नेसेसरी एक्सपेंसेस में भी डिडक्टेड, उसमें से डिडक्ट किए जा सकते हैं। हाँ, इसमें दो सिचुएशंस आपने जहन में रखनी है। पहली चीज कहता है, ये मैं बता चुका हूं आपको कि अगर फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे गए उसके बाद 10 साल तक भी कोई क्लेम करने के लिए ना आया, फिर अब पैसे कभी भी वापस नहीं हो सके, फिर वो पक्के पक्के गवर्नमेंट के हो गए। अगर कभी डिस्प्यूट हो कि डिविडेंड या शेयर्स के ऊपर ओनर कौन है, राइट्स किसके हैं, जैसे हमने कल डिविडेंड की जो विद होल्डिंग की एक्सेप्शंस थी वो पढ़ी थी, उनमें भी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था। समटाइम डिस्प्यूट होता है कि राइट टू रिसीव किसका डिविडेंड पे। कहता है अगर डिस्प्यूट है तो SCCP वेट करेगा और क्लेम को प्रोसेस करेगा जो उस डिस्प्यूट का फाइनल डिसीजन होगा उसके मुताबिक। जैसे कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो SCCP फिर उस डिविडेंड को जब तक कोर्ट का केस नहीं आएगा पे नहीं करेगा, जो डिसीजन नहीं आएगा कोर्ट का तब तक पे नहीं करेगा, और जो भी डिसीजन आएगा उसके मुताबिक पेमेंट होगी। और दूसरे नंबर पे अगर शेयर्स फर्ज कीजिए अभी सेल नहीं किए, यानी कंपनी ने शेयर्स SCCP के हवाले कर दिए, SCCP ने बेच के फेडरल गवर्नमेंट के को अकाउंट में पैसे डालने थे, लेकिन अभी SCCP ने शेयर को सेल नहीं किए, तो क्या शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ही वापस रिसीव करने का हक रखता है? वो कहता है बिल्कुल। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर एप्लीकेंट जो होगा शेयर होल्डर वो अब इंटाइटल्ड है कि वो अपने शेयर्स को ही वापस रिसीव करे अमाउंट की बजाय। जी हाँ, एक चीज वो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, उसने कहा सर मुझे एक चीज बताइए कि एप्लीकेशन जाएगी SCCP के पास, चलो जो अनक्लेम्ड शेयर्स थे उसकी एप्लीकेशन SCCP के पास जाए, बात समझ में आती है, SCCP को पता है मैंने अपने हाथ से बेच के आगे पैसे जमा करवाए वो कितने पैसे हैं, लेकिन जो डिविडेंड कंपनी ने डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है उसको SCCP कैसे वेरीफाई कर सकता है? ठीक है, तो याद रखिए रिक्वायरमेंट लॉ ने रखी है इसके लिए कि अनक्लेम्ड डिविडेंड का या अनक्लेम्ड शेयर का जो भी रिकॉर्ड होगा, अनक्लेम्ड डिविडेंड या अनक्लेम्ड शेयर का जो भी रिकॉर्ड होगा वो कंपनी हर साल के लिहाज से उसको एनुअल बेसिस पे रिवील कर रही होती है कि इस साल में कितना पिछला डिविडेंड पेंडिंग है, कितना ट्रांसफर कर दिया, कितना नहीं किया, शेयर्स की क्या सिचुएशन है, ये सारे का सारा रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन करेगी और हर साल SCCP को फॉरवर्ड करेगी। कब? विद इन 30 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो कंपनी का अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है उसके क्लोज होने के 30 दिन के अंदर अंदर सारा रिकॉर्ड वो देखें, अनक्लेम्ड डिविडेंड का भी और अनक्लेम्ड शेयर्स का भी, ये सारा रिकॉर्ड SCCP को फॉरवर्ड किया जाएगा। वहां से फिर SCCP उस रिकॉर्ड से चेक कर लेगा कि कितने शेयर्स कंपनी कह रही है कि उसने मुझे भेजे और मैंने आगे सेल करके ट्रांसफर किए, और कितना अनक्लेम्ड डिविडेंड डायरेक्टली कंपनी ने फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाया। जी, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, बेसिकली इसमें वो प्रोसीजर बताता है कि कंपनी ने क्या करना है जो अनक्लेम्ड डिविडेंड या शेयर्स हैं, और जब वो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए रिक्लेम करने का प्रोसीजर क्या है। ये दो चीजें हैं जो कि इस कंसेप्ट में उसने बताई और जो एग्जाम में पूछ सकता है। आपने आज अभी टाइम हमारे पास कम है इसीलिए इसकी केस स्टडीज आज हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपने लर्निंग ऑफ